नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो किया वो देश का कोई भी मुख्यमंत्री करने की सोच नहीं सकता, कल्पनातीत है वो। उन्होंने क्या किया और उनका तंत्र उसके साथ साथ क्या कर रहा है और ये कितनी शर्मनाक बात है, इसकी बात मैं आगे करूँगा। उससे पहले कुछ पॉजिटिविटी, कुछ उम्मीद की बात। देखिए, जब मैं पॉजिटिविटी और उम्मीद की बात करता हूँ तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि देश में जो स्थिति है वो गंभीर नहीं है या भयावह नहीं है। निश्चित रूप से है। ऑक्सीजन की कमी है, अस्पताल में बेड की कमी है, दवाओं की कमी है, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। और हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस स्थिति को इग्नोर कर दीजिए, आप केवल पॉजिटिव बातें कीजिए और इस पर ध्यान ही मत दीजिए, ये इसकी चर्चा भी मत कीजिए। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि संक्रमण कम से कम हो। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि दवा सहज रूप से और जल्दी उपलब्ध हो। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन मिले, जिसको अस्पताल में बेड की ज़रूरत है बेड मिले, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है वेंटिलेटर मिले, ये सब मिले। ये उपलब्धता होनी चाहिए। जो कम है वो बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन ये सब लोग मिलकर कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि पॉजिटिविटी किस तरह का असर डालती है समाज पर और लोगों के मन पर, और नेगेटिविटी किस तरह का असर डालती है। ये मैं आज मुझे एक वीडियो मिला, एक हॉलैंड के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी बात पर। उन्होंने कहा कि ये जो धारणा है कि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, ये सही नहीं है। आप भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Good news is no news. That's the message most journalists want to give us, and that's a dramatic mistake. I'm Charles Groenhuizen. I'm 65. I've been a journalist for over 40 years. We have to realize that journalism is like a mirror. Our viewers, our readers look in this mirror and they're supposed to see the world as it is. And they don't. They see a mirror which is fogged up. It's always the negative side of life. And I try to correct that mistake. I'm an optimist because I look at facts. Sometimes I compare journalism with raising children. We raise children in a way that brings out the positive sides in them, things they do well. Imagine us as parents always saying to children what they're doing wrong. If that's the only message we have for our children, they're going to end up as miserable people and negative people and probably angry people. But this is exactly the way we treat as journalists the world. Because we say to the world, this is horrible. Oh, and tomorrow will be even worse. And the consequence of this negative attitude is that people look at the world in a very negative way. Very often it plays into the fear of people. It makes them scared and angry. So it's not just saying journalism is so negative, it has huge consequences for society and for political choices. That being pessimistic about the world is a choice, but optimism is a choice as well. It gives more energy, and eventually, with that kind of energy, we can make a better world for ourselves, for our children, our grandchildren. तो आपने सुना, जिस तरह से हम अपने बच्चे के लालन पोषण के समय ये देखते हैं कि उसको क्या सिखाया जाए। उसको आप सब बुरी बातें नहीं सिखाते, उसको आप ये नहीं सिखाते दुनिया में सब कुछ बुरा है, सब ख़त्म होने वाला है और तुम कहाँ पैदा हो गए इस समय में। आप उसको अच्छी बातें, उम्मीद की बातें भी सिखाते हैं। एक संतुलन होना चाहिए। सब कुछ ख़त्म होने वाला है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है, केवल इस समय शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान ही है और या ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए लोग हैं, ऐसा ही नहीं है। मेरी नज़र उन लोगों पर भी है जो अस्पताल में नहीं है, जो अस्पताल के दरवाजे पर नहीं खड़े हैं, जो अपने घर में हैं। क्या उनको डराया जाना चाहिए? क्या उनको उनके मन में निराशा भरी जानी चाहिए? क्या उनको नाउम्मीद किया जाना चाहिए? उम्मीद बहुत बड़ा संबल होता है। अगर उम्मीद हो, भरोसा हो आदमी में, तो बड़ी से बड़ी बीमारी से भी लड़ लेता है। वरना दवा भी कम असर करती है। ये किसी भी डॉक्टर से, किसी साइकियाट्रिस्ट से पूछ लीजिए आप, ये मेरे कहने से नहीं है। तो उन लोगों को उम्मीद ये कि क्या हो रहा है,
अगर वो बीमार पड़ जाएंगे, आज जो स्थिति है, अगर वो 3 दिन बाद बीमार पड़ते हैं तो उससे स्थिति बेहतर होगी या ख़राब होगी? दवा, ऑक्सीजन, बेड, इसकी उपलब्धता घटने जा रही है या बढ़ने जा रही है? ये जानकारी देने में क्या बुराई है भाई? लेकिन कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, फिर भी मैं बताना तो ज़रूर चाहूँगा। हुआ ये है कि आज प्रधानमंत्री ने जिन राज्यों में समस्या है ज़्यादा, उनके मुख्यमंत्रियों से बात की। उसके अलावा जो ऑक्सीजन उत्पादक हैं, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनों के लोगों से बातचीत की कि कैसे इसकी उपलब्धता बढ़ाई जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए और डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया जाए। असल में समस्या ये हो रही है कि जहाँ उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ केस कम है, और जहाँ केस ज़्यादा हैं वहाँ उपलब्धता कम है। और जहाँ जिन राज्यों में किल्लत है ऑक्सीजन की, वो हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और कर्नाटक। जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन है, उपलब्ध है, सरप्लस में, वो है केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, लाने की समस्या समय की है, तो सरकार ने एयरफोर्स को लगाया है कि एयरलिफ्ट कीजिए, जो खाली कंटेनर हैं उनको एयरलिफ्ट करके इन राज्यों में पहुँचाइए जहाँ ऑक्सीजन भरी जा सके, और वहाँ से फिर जो है 2 रास्तों से, सड़क के रास्ते से जहाँ संभव हो, और उसके अलावा रेलवे को लगाया गया है कि वो जो खुले उसके कंटेनर होते हैं, वो प्लेटफॉर्म वाले होते हैं जहाँ ट्रक पूरा चढ़ जाए ऊपर, उससे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुँचाया जाए जहाँ कमी है। एक ट्रेन कल आ चुकी है, एक आज बोकारो से दोपहर में रवाना हुई है। तो ये उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की, हाई कोर्ट में जितने मामले थे उनको क्लब कर दिया और सुनवाई की। कहा कि अलग अलग हाई कोर्ट में सुनवाई से एक असंतुलन पैदा होने का खतरा है कि किसी राज्य को संसाधन ज़्यादा मिल सकते हैं, किसी को कम मिल सकते हैं। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे, जिनकी योग्यता के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में कोई सवाल नहीं उठा सकता, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वकील हैं, उनको अदालत का मित्र अपॉइंट किया। उनको इतनी गालियां मिलने लगी, इतनी आलोचना होने लगी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा काम ये। तो गिद्ध अपनी योजना में सफल हो गए, हरीश साल्वे इससे अलग हो गए। इसके अलावा दिल्ली में आईटीबीपी ने पिछली लहर में भी एक सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल बनाया था। बहुत से लोगों का सवाल है कि अरे आप तो पहले भी कह रहे थे बनाया था, कहाँ गया वो? भाई जब केस आना बंद हो गए 23 फरवरी को इसको बंद कर दिया गया। रेलवे ने कोच में बनाए थे, अच्छा तो कहाँ गया? तो जब कोच में बनाए थे बेड, जब मरीज़ नहीं होंगे तो क्या कहती रेलवे कि आइए आप बीमार हो या नहीं हो, आइए आकर लेट जाइए, क्योंकि हमने बेड बनाया है। वो फिर से बन रहे हैं, फिर से तैयार हो रहे हैं। 3 दिन में 4 दिन में वो हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा आईटीबीपी का। इसके अलावा दिल्ली में आर्मी ने कहा है कि वो अपना जो आरआर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 1000 कोविड बेड का इंतज़ाम करने जा रही। लखनऊ में, बनारस में, लखनऊ में तो लगभग तैयार है, कल तक या परसों तक जो है वो 250 बेड का पहले बन चुका है और 250 बेड का और कोविड हॉस्पिटल बन रहा है। तो ये सब तैयारियां हो रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है? देखिए स्थिति संकटपूर्ण है। ऑक्सीजन की बात करें तो एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, दवा की दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटल में बेड की दिक्कत हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो स्थिति है उससे ज़्यादा भयावह दिखाने की भी कोशिश हो रही है। तो किस तरह से उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश हो रही है, किस तरह से उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश हो रही है। आज एक घटना हुई, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे और पहले की तरह ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मीटिंग में भी नहीं आई। उनको कोई मतलब नहीं है देश में क्या हो रहा है, क्या ज़रूरत है, प्रदेश की क्या ज़रूरत है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। खैर वो एक अलग बात है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा काम किया कि प्रधानमंत्री को सबके सामने उनको लताड़ना पड़ा। काम उन्होंने ये किया कि प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्रियों की, देखिए इस तरह की कोई भी मीटिंग होती है तो वो क्लोज डोर मीटिंग होती है। उस बैठक का अपना जो हिस्सा है जो उनको बोलना था उसका वो सीधा प्रसारण करवा रहे थे। वो और क्या बोल रहे थे, वो कोई तैयारी करके नहीं गए थे। दिल्ली में क्या स्थिति है, क्या ज़रूरत है, उन्होंने क्या तैयारी की है, केंद्र सरकार की ओर से क्या मदद मिल रही है, क्या और चाहिए, इस सब पर बात नहीं कर रहे थे।
वो भाषण दे रहे थे सुनाने के लिए बाहर कि अरे एयरफोर्स से जो है ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करानी चाहिए। उनको पता नहीं कि वो पहले से हो रहा है। इस तरह की बातें जो उनकी राजनीति को आगे बढ़ाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने आज एक ऐसा काम किया है जो प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। हमारे जो प्रोटोकॉल है बहुत माइल्डली कहा। उसके बहुत खिलाफ हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, इतना बड़ा अपराध है, ये गलती नहीं है। एक डिज़ास्टर के समय सामान्य स्थिति में कोई किसी राजनीतिक मसले पर बातचीत हो रही होती तो भी शायद जो है ये बात ये क्षम्य हो सकती थी, ये अपराध क्षम्य हो सकता था। लेकिन डिज़ास्टर के समय जहाँ एक इमरजेंसी की स्थिति है, जहाँ लोगों की जान को बचाने की जो है वो जद्दोजहद चल रही है, वहाँ आप इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और वही नहीं कर रहे हैं उनका तंत्र भी। तो आपको 4 ट्वीट दिखाते हैं, आप ध्यान से पढ़िए। 4 के चारों ट्वीट में भाषा एक ही है। अब इस ट्वीट को ध्यान से देखिए चारों को। पहले से शुरू करते हैं। पहला स्वाति मालीवाल का है जो मुख्यमंत्री की साली साहिबा है। क्या लिखा है? माई नाना डाइड वेटिंग फॉर इमरजेंसी। अब आप देखिए बाकी 3 चारों के नाना मरे हैं वेटिंग फॉर इमरजेंसी, एक ही अस्पताल में 3.5 घंटे इंतज़ार करके। मतलब आप समझ सकते हैं ये क्या है? ये वही टूल किट है जो किसान आंदोलन के समय इस्तेमाल हुई थी। ये कोशिश है कि किस तरह से समस्या को, जो कोविड की समस्या है, जो संकट है, उसको बढ़ाकर दिखाया जाए। किस तरह से इसके खिलाफ अभियान चलाया जाए कि जो है वो बहुत बड़ा दिखे। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है जब लोग अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे हो, पूरा सिस्टम लगा है लोगों को बचाने में, तब आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ऐसी राजनीति कर रहे हैं। और ये कोई नहीं मान सकता कि स्वाति मालीवाल ने अपने आप किया होगा, इसमें केजरीवाल की सहमति नहीं होगी। तो आगे और देखिए, वो लिख रही हैं कि ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल के बाहर 3.5 घंटे से खड़ी हैं वो मरीज़ को भर्ती कराने के लिए। ऐसा बताया गया इस ट्वीट में नहीं है कि उनके नाना जी हैं। तो जाहिर है कि अगर उनके नाना जी हैं तो मुख्यमंत्री जी की पत्नी के भी नाना जी होंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रिश्तेदार को दिल्ली में कहीं बेड नहीं मिला और उनकी साली को यूपी जाकर ग्रेटर नोएडा में 3.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। और वो कह रही हैं बड़ी शर्मनाक बात है। निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो शर्मनाक बात है। लेकिन कितने लोगों के साथ आप देखिए कि बाकी जो लोग हैं वो चौथी ट्वीट इस पूरे जो षड्यंत्र है उसका भंडाफोड़ करती है। उसमें पहली लाइन लिखी हुई है कि प्लीज़ ट्वीट दिस, और ब्रैकेट में लिखा है कि ये लाइन हटाने के बाद। तो वो लाइन हटाने के बाद जो बाकी लोगों ने ट्वीट किया, वो जिसने भेजा है कोई वेंकट आर हैं, वही भाषा है। न कॉमा का अंतर है, न फुल स्टॉप का अंतर है, न कोई शब्द का इधर से उधर किया गया है, न ही किसी शब्द की स्पेलिंग गलत कर दी गई है कि थोड़ा अलग लगे। एक ही भाषा में। इसका क्या मतलब है? यूपी ही क्यों, दिल्ली से लगता हुआ हरियाणा का भी बॉर्डर है, राजस्थान का भी बॉर्डर है। तो मैंने आपसे प्रशांत किशोर वाले वीडियो में कहा था कि गिद्धों की सभा अब उत्तर प्रदेश में लगने वाली है। तो ये उसकी तैयारी है। ये उत्तर प्रदेश के अस्पताल को चुना गया है। आप देख रहे होंगे तो कि पिछले 10-15 दिनों से जो श्मशान घाट की और कब्रिस्तान के वीडियो दिखाए जा रहे हैं वो सब उत्तर प्रदेश के हैं। मरने वालों की और संक्रमित लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या महाराष्ट्र में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन पंजाब में स्थिति ख़राब है। लेकिन आपने कोई वीडियो देखा इन राज्यों का? क्यों? ये एजेंडा है। मैं यही कहता हूँ, ये गिद्ध हैं। ये मौके की तलाश, इस महामारी में, इस महासंकट में, इस भयावह स्थिति में भी ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए जो समस्या है उसको और विकराल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मोहतरमा है, राडिया टेप्स में आपने उनका नाम सुना होगा।
वो उस समय जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी और वो केंद्रीय मंत्री बनवाने का जिम्मा लेती थी। ठेका शब्द ठीक नहीं है कहना, तो जिम्मा लेती थी। वो सरकार चली गई, वो जिम्मा भी चला गया और भी बहुत कुछ चला गया उनके पास से। आजकल वो शमशान घाट से रिपोर्टिंग कर रही हैं। मकसद क्या है? मकसद है कि ये चित्र, ये वीडियो, ये फ़ोटो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए, भारत की इमेज खराब हो, और वो कामयाब हो गई। उन्होंने जो चित्र डाले, शेयर किया सोशल मीडिया पर, उसको अल जज़ीरा ने उठाया। आपको अल जज़ीरा के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, और भारत के विरोध में प्रचार शुरू हो गया। तो ये सब, मेरा विरोध इन प्रवृत्तियों से है। मेरा विरोध इस बात से नहीं है कि आप लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है या बेड नहीं मिल रहा है या दवा की कमी है, उससे मेरा कोई विरोध नहीं, बड़ी अच्छी बात है। उसके साथ आप ये भी बताएं कि कहाँ मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो वो और अच्छी बात होगी। लोगों को उम्मीद जताएं कि देखिए स्थिति ख़राब है, लेकिन ये इसमें सुधार हो रहा है, बहुत धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है और बेहतर होगा, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह की राजनीति हो रही है। आखिर ये क्या बताना चाहते हैं, देश को क्या दिखाना चाहते हैं? इन लोगों की वजह से स्थिति जो है उससे खराब हो, दिखे, लोगों में पैनिक हो। अगर इनकी इच्छा तो ये होगी कि लोग सड़कों पर आ जाएं, सरकार के विरोध में खड़े हो जाएं, जो कुछ किया जा रहा है उसको होने न दें। तो देश में अराजकता फैलाने का ये सुनियोजित षड्यंत्र है। वो जो टूल किट थी किसान आंदोलन के समय की, वो फिर से एक्टिव हो गई, उसी को रिवाइव किया गया है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस षड्यंत्र को कामयाब बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या 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 तरीके अपनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में इस तरह की शर्मनाक हरकत कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री कर सकता है, और उसको पूरी सभा में शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे कल फिर से वो उसी तरह से खड़े होंगे और उसी काम में लगेंगे। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए एक अभिशाप की तरह हैं, ये आप मान कर चलिए। हालांकि चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों ने फैसला गलत किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो हरकतें आप देखिए, एक साल में अलग अलग राज्यों में देखिए, गुजरात के सूरत में समस्या हुई ऑक्सीजन की, तो क्या हुआ, गुजरात के सूरत में 2 दिन में एक प्लांट खड़ा हो गया। एक साल में दिल्ली में क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? आज अगर वो प्रधानमंत्री की बैठक में बताते कि उन्होंने क्या क्या किया है एक साल में या पिछले 15 दिन में, 10 दिन में, तो बात समझ में आती है। सिर्फ हल्ला मचाना, सिर्फ हंगामा करना और पैनिक क्रिएट करना। अभी उन्होंने 2 या 3 दिन पहले बयान दिया कि अब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ऑक्सीजन का ये जो इंतज़ाम है ये सब आप आर्मी के हवाले कर दीजिए। किस तरह के मुख्यमंत्री हो भाई? हर जरा सा संकट आता है तुम जो है हाथ पांव फेंकने लगते हो। तो ये समस्या जो है अरविंद केजरीवाल जी, आप समझिए कि ये लोगों को समझ में आता है। ये जो आपके तरीके हैं वो पुराने हो चुके हैं, ये हथकंडे पुराने हो चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को अब गिद्धों का सरताज कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति करने में माहिर है, और उसमें इसका कोई सानी नहीं। कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं केजरीवाल अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और आज की घटना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके लोग जो कर रहे हैं वो उदाहरण है। तो सावधान रहने की ज़रूरत है, दिल्ली वालों को भी, देश को भी, कि ऐसा नेता चाहिए क्या आपको। आज इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हाँ, जाते जाते इतना ज़रूर कह जाऊँगा कि चैनल देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।